नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम एक बहुत ही अच्छा तुलना आप लोगों के सामने रखेंगे। सामान्यतः जब ग्रह को स्वग्रही माना जाता है तो हम उसका बल प्रायः बहुत ज्यादा मानते हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा आपने पढ़ा हो, सुना हो कि हमारा ग्रह स्वग्रही नहीं है, फिर भी हमें उससे कई मामले में ज्यादा ही बल मिलेगा, कम बल नहीं मिलेगा? तो एक बड़ी विचित्र सी बात जिसको हम प्रायः एक्सेप्शनल मानते हैं, वो आज की इस चर्चा में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ज्योतिष का जो मर्म हम अगर जानना चाहते हैं तो वो जो हमारे जो चली आ रही हमारी मान्यताएं हैं, उनमें देश काल पात्र अनुसार हमें बदलावों को भी समझना होगा। और जिस समय रह रहे हैं, जिस वातावरण में रह रहे हैं, उस वातावरण से संबंधित ग्रह, राहु जैसा ग्रह, केतु जैसा ग्रह, शनि जैसा ग्रह, वो अगर उसके बारे में डीप अध्ययन ना किया जाए कलिकाल में, कलयुग में, तो वो सीमित रहेगा ज्योतिष का ज्ञान। तो उसी दृष्टि से उस श्रृंखला में हमने इस क्लास को आज रखा है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लीग से हटकर, जो सामान्यतः हम ऐसा मानते हैं कि मेष राशि का मंगल अपने ऑफिस में जैसा कमांडर है, इतना बली वो और कोई नहीं हो सकता है, उससे भी ज्यादा अच्छा फल हमने यहां फलित में पाया है। आप भी अपने अनुभवों से जानेंगे कि मेष राशि का राहु भी क्या तुलना कर सकता है और वो कब की जानी चाहिए। ठीक हो गया? तो उसमें बड़े, जैसे हमारा जो कोई ऐसी धाराएं होती हैं, संवैधानिक प्रक्रियाएं होती हैं, उनमें कोई ऐसे के लिए हमेशा वही रूल लागू होगा ऐसा नहीं है। उस पर भी कई ओवर रूट सामान्य नियमों पर एक बड़ा नियम भी लागू हो जाता है कि भाई साधारणतः जिसको दंड माना जाता है वो कई बार दंडनीय नहीं भी माना जाता है, सेम अपराध करने पर भी। ऐसे ही यहां पर भी है। सामान्यतः जो एक दंड की दृष्टि से देखा जा रहा है, अगर आपने हमारे कहीं प्रीवियस वीडियो देखे हो हमारे प्लेलिस्ट में श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में, तो आप लोगों को ये जानकारी होगी कि मेष राशि का राहु कठिन है और लग्न में बैठा है तो बोलते हैं कि महादेव रक्षा करते हैं तो प्राण बचते हैं। इस प्रकार के वाक्य ग्रंथों में ही कोट है, ग्रंथ में ही लिखे हुए हैं। तो आज हमने इस क्लास को क्यों चुना कि जहां हमने मेष राशि के मंगल पैरेलली चलाया मेष राशि के राहु के साथ, मतलब स्टेटस वाइज आज आप देखेंगे कि दोनों की तुलना की जा सकती है। और मैंने तो इस पलड़े को थोड़ा भारी पा रहा हूं मैं, मेरा अपना जो अध्ययन मैंने किया उस अनुसार तो मेष राशि का राहु कई मामले में, हालांकि वो सिर्फ इतने से काफी नहीं होगा, उसमें थोड़ा मालिक का भी जिक्र किया जाएगा कि क्योंकि राहु तो क्या है, बहरूपिया जिसको बोल देते हैं, रूप बदलने वाला, वो तो रूप एडेप्टिव प्लैनेट है। अगर उसको थोड़ा सा ये मिल जाए, उसके घर के जो स्वामी का बल, क्योंकि रूप बदलेगा तो किसका बदलेगा, ग्रह स्वामी का बदलेगा। अब जब ग्रह स्वामी का बल कहीं है ही नहीं चार्ट में, तो बदल कर भी क्या कर लेगा। और अगर ग्रह स्वामी मतलब अगर मंगल का बल है, यहां नहीं बैठा है, उसके बावजूद भी कहीं है, मित्र भाव सूर्य की राशि में बैठा है, बृहस्पति की राशि में बैठा है, एक्सेल्ड होकर मकर राशि में बैठा है, तो फिर आप यकीन माने मेष राशि का राहु वो कर सकता है जो मेष राशि का मंगल कभी कल्पना नहीं कर सकता है। क्योंकि वो ये भय की पराकाष्ठाओं से आगे निकल जाएगा, वो भयभीत होना जानता ही नहीं है, क्योंकि राहु को तो कोई ऐसा, और फिर उसको रूप बदलना है तो मंगल, मान लीजिए हम अब इसको थोड़ी देर समझने के लिए ऐसा मान लेते हैं, मेष राशि का राहु बैठा है और इसका जो स्वामी है मंगल वो एक्सेल्ड किया हुआ है। तो जब रूप बदलेगा, क्योंकि बोलते हैं हमने खुद बताया अग्नि तत्व राशियों में राहु मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं बल की, उस बल का प्रयोग कब कर रहा है वो समझना है, सीधा नहीं। अगर कोई ये थोड़ी समझने में कई लोगों को हार्ड लगेगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारी पुरानी प्लेलिस्ट देख चुके हैं अगर वो देखेंगे तो ज्यादा सरल होगा समझना।
नहीं तो हमारे जो चली आ रही जो हमारी पुरानी सीरीज है जो जिसमें ऐसा लिखा है कि ये खराब होता है राहु, तो हमारे मस्तिष्क में वही रहेगा, वो जल्दी निकलेगा नहीं। तो आप पहले वो भी समझ लें, उसके बाद आप इसको देखें कि मेष राशि का राहु मतलब क्या तपाता है। बोलते हैं कि हम उस कोयले को तपाएंगे और कोयला डटा रहेगा तो वो हीरा बन जाएगा। तो हीरा बनाने के लिए हमें मेष राशि का राहु लगता है। आप देखिए कोई चार्ट आपको मिलता है, मेष राशि का राहु आपको कहीं मिलता है, उसके अंदर कुछ ऐसे दैवीय गुण मिलेंगे आपको। दैवीय माने जो लौकिक संसार में बड़ा कठिन जान पड़ता है। आपके चार्ट में भी कहीं अगर वो मेष राशि का राहु बड़ा टफ होता है और उस टफनेस से ही दैवीय गुण निकलते हैं। भाई जैसे पंचम भाव में है तो संतान संबंध में एक बार बहुत बड़ा भय पैदा कर देगा और उसके बाद हमें पता लगेगा हमारे संतानों में तो बहुत अच्छे दैवीय गुण पाए गए। हमारे कहीं प्रथम भाव में है तो कहीं ऐसा भयंकर चोट दे देगा सर पर और उसके बाद पता लगा चोट के बाद हम बड़े जल्दी अपने आप को रिलीफ पा रहे हैं और हमारे जीवन में कई बदलाव होने लगे हैं। सुषुम्ना नाड़ी या कहीं भी कुछ ऐसी चीजें हमें एक्टिवेट होती ज्यादा दिखाई देती हैं। तो ध्यान रखिए ये चोट मारता है, प्रहार करता है, लेकिन उस प्रहार को सह लेने बाद हमारा जीवन कोयले से हीरा बन जाता है। तो वो टफनेस है। इसलिए मैंने बताया ये एक बहुत बड़ा भार है जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए बेयर करना मुश्किल है। इसमें राशि का बल और कहीं ना कहीं चंद्रमा का बल भी मायने रखता है। पता लगा इस कंडीशन में चंद्रमा भी बहुत डिप्रेस है, कहीं चंद्रमा भी डेबिलिटेटेड है, मंगल भी कमजोर है, तो फिर ये जीवन आगे चलाना कठिन हो जाता है। तो हम मेष राशि के राहु को कब निकाल कर ला रहे हैं सामने, जब कहीं ना कहीं हमें इस राशि का मालिक मंगल भी बलि दिखा और चंद्रमा की स्थिति भी चंद्रमा बचा लेगा। क्योंकि देखिए जीवन में जब कष्ट आते हैं तो कष्टों के सामने हथियार डालने की भावना जो है, जल्दी डालने की भावना तब आती है जब हमारा चंद्रमा डिप्रेस है कहीं, और चंद्रमा अपने घर में है, चंद्रमा एक्सेल्ड, कहना ही क्या, आने दो कष्ट देख लेंगे हम। तो ये वाली जो भावना है, जीवन में कष्ट होना कोई ऐसा नहीं कि जीवन में सिर्फ आपके जीवन में कष्ट है, लेकिन हमारी जो देखने की हमारी प्रवृत्ति है वो बहुत खराब हो जाती है जब हमारा चंद्रमा कहीं पीड़ित होता है। चंद्रमा को, एक बात और, चंद्रमा को पीड़ित किया जाए वो भी सह लेगा, लेकिन चंद्रमा को एटलीस्ट फेवरेबल हाउस में तो बिठाओ। चंद्रमा की पीड़ा चंद्रमा सह सकता है। जैसे चंद्रमा और राहु का मिलन कभी भी चंद्र ग्रहण नहीं माना जाता है, ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। कहता जी चंद्रमा और राहु का मिलन हो गया, चंद्र ग्रहण आ गया। जितनी भी कुंडलियों में मैंने किसी को भी पूछा है, कंसल्टेशन लेते हैं, कहते हैं जी चंद्रमा और राहु का मिलन, हम तो यही पढ़ा था चंद्र ग्रहण होता है। अरे ऐसा नहीं होता है। हम जब कभी भी सूर्य और चंद्रमा को आमने सामने, माने प्रथम और सप्तम राशि में पाएं या एक ही राशि में पाएं, तभी ग्रहण दोष अप्लाई होगा, नहीं तो आपको इसको ग्रहण नहीं मानना है। एक सामान्य चंद्र और राहु ग्रहों का मिलन मानना है। इसको हम कैसे ग्रहण मान सकते हैं? भाई क्या वो हर महीने हो रहा है क्या ग्रहण? पूर्णिमा और अमावस्या तो हर महीने आ रही है, लेकिन ग्रहण कब पड़ रहा है? ग्रहण तभी पड़ सकता है जब सूर्य और चंद्रमा या तो एक राशि में बैठे हो और राहु केतु एक्सिस तभी उन्हीं राशि में प्रवेश कर जाए, या चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे के 180 डिग्री माने आमने सामने है और राहु केतु एक्सिस भी आ गया, तभी तो ग्रहण माना जाएगा। हर बार सूर्य चंद्रमा आमने सामने है या उनका मिलन हो रहा है, माने अमावस्या है या पूर्णिमा है, तो उसको ग्रहण नहीं माना जाएगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि चंद्रमा का राहु से मिलन भी ग्रहण नहीं माना जाएगा, चंद्रमा का सूर्य से मिलन भी ग्रहण नहीं माना जाएगा। चंद्रमा सूर्य आमने सामने हो, चंद्रमा सूर्य एक साथ में हो, तब राहु केतु एक्सिस भी आ जाए उन्हीं राशियों में, तो इसको ग्रहण दोष माना जाता है। ठीक हो गया? बाकी में इसको ग्रहण शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यही ज्योग्राफिकली भी होता है, माने भौतिकता जो हम भौगोलिक दृष्टि से भी देखते हैं तो वहां पर भी ऐसे ही आता है। तो अभी हम इसको तुलना करने के लिए आए हैं। तो देखिए मेष राशि में जब मंगल है तो मंगल स्वयं है, ऑफिस में इसको बोलते हैं कमांडर मौजूद है और बहुत ही डायनेमिक बोल्ड पर्सनालिटी है,
छुपने का, रूप बदलने का कोई मतलब ही नहीं होता है। इनका प्लान ऑफ एक्शन एकदम क्लियर होता है और दबना नहीं जानते हैं। अब आते हैं इस पार्ट पर। इसको हमने काफी बार डिस्कस किया है, आप हमारे प्लेलिस्ट से भृगु संहिता में भी इसको ऑलरेडी देख चुके होंगे। लेकिन जब आप यहां आते हैं, जो मुख्य विषय आज का, कि हमने इसको वर्सेस में किस आधार पर जिता दिया हमने इसको, तो देखिए इसमें कुछ शर्तें हैं। शर्त यह है कि जातक का राशि का स्वामी माने मंगल बली अवस्था में है, और हम तुलना कर रहे हैं जीवन में वही 25-26 वर्ष के बाद के जीवन की। शुरुआत में तो कठिन परिणाम है, बिल्कुल हम मान रहे हैं इस बात को, मृत्यु तुल्य कष्ट माना जाता है, लेकिन वो ही तो हीरा बनने का फेज है। तो ये जो मादा है जिसके अंदर, वो क्योंकि राहु अब मंगल स्वरूप हो गया है, जिसको क्या, एक आपने कभी कैरेक्टर सुना हो, एक पक्षी होता है, एक फिनिक्स कैरेक्टर बड़ा फेमस है, जो पक्षी अपनी ही राख से उत्पन्न होता है, गोल्डन बर्ड। तो कुछ ऐसा ही है। अब राहु मंगल के गुण तो रखता ही है, जब वो एडेप्टिव हो चुका है, वही 26-27 वर्ष के बाद, जातक को कष्ट देने के बाद, वो अपना गुण तो रखता ही है, साथ साथ मंगल का भी गुण रखेगा। तो अगर आप करें किसके पास ज्यादा है, भाई ये मंगल है, ये अदृश्य होना, ये नहीं इतना ज्यादा इन चीजों को अप्लाई कर सकता है, लेकिन ये अदृश्य होना माने छद्म विद्या का सदुपयोग कर सकता है। और अगर धर्म की जय के लिए, हमारी आप उन वीडियो में देख सकते हैं जहां राहु को एग्जैक्ट समझाया गया है कि राहु एक झूठ है, लेकिन धर्म की जय के लिए अगर राहु का इस्तेमाल किया जाए तो वो झूठ भी सत्य समान या सत्य से भी श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि धर्म ही वास्तव में सत्य और असत्य का निर्धारण करता है। भाई हमने असत्य बोला लेकिन धर्म की जीत हो रही है, तो वह असत्य सत्य माना जाएगा। तो वो ही असत्य रूप राहु आगे निकल जाता है। ठीक हो गया। तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई अतिशोक्ति, कोई अन्योक्ति नहीं है कि मेष राशि का राहु अगर राशि स्वामी मंगल का बल, चाहे वो मंगल यहां बैठा हो, मंगल यहां बैठा हो, मंगल यहां बैठा हो, अब एक बड़ी विचित्र बात, मंगल यहां भी बैठा हो, कर्क राशि में भी बैठा हो, लेकिन उसका चारों विधाओं से नीच भंग हो रहा हो। ठीक हो गया। लग्न से केंद्र में आ रहा है, ठीक हो गया। चंद्रमा से केंद्र में आ रहा है, चंद्रमा दृष्टिपात कर रहा है, ठीक हो गया। या ये जिसकी राशि में उच्च होता है उसका दृष्टिपात इसके ऊपर हो रहा है, ठीक हो गया। तो इस प्रकार से अपने को ये बात ध्यान रखनी है कि किसी प्लैनेट का चार तरीके से नीच भंग हो रहा है, या उसको अतिरिक्त बल नीच में जाकर, क्यों हमने मंगल की बात यहां क्यों की है, कुछ ऐसे प्लैनेट है जो अपने मित्र की राशि में डेबिलिटेटेड हो जाते हैं। ठीक है भाई, वो कमांडर है, उनको फीमेल किंग का ऑफिस कह लीजिए, उनका घर उनको पसंद कम है, उनको कर्क राशि है, थोड़ा सा फिमेलिक नेचर है, भाई ये तो कमांडर है, तो चलो कम समझ में आता है, इसलिए सैड हो जाते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा स्वयं साथ मौजूद है, फिर तो कहना है क्या, फीमेल किंग साथ उनको एस्कॉर्ट करने के लिए रनिवास में गए हैं, वो नीच भंग हो गया, तो फिर राहु नीच मंगल में भी अच्छे फल देने लग जाएगा। ठीक हो गया। तो ये जब हम दोनों को आमने सामने रखते हैं, दोनों का वर्सेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहरूपिया आगे निकल जाता है, क्योंकि इसके पास मंगल का रूप बदलने की ताकत भी है, और राहु तो फिर राहु ही है, वो सब जानता है। राजनीति में इससे ज्यादा बोलने में वाचाल कोई प्लैनेट नहीं हो सकता है। आप ले आइए 1000 लोगों को, और अगर इन जैसी राशियों में राहु बैठा हुआ, क्योंकि वो तो मृत्यु तुल्य कष्ट से निकल कर आया है, इसको अभी कौन मृत्यु से डरा सकता है। तो इनको बोलते हैं एक प्रकार से अपराजय हैं ये, इनको जीत पाना करीब करीब इंपॉसिबल है। और इसको बली होने के बाद भी नियमावली, प्रोटोकॉल बहुत बली है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। सदा से जो कन्वेंशनल सिस्टम चला है, जहां वीर मानना जाना चाहिए, वास्तविक वीर, वो तो यही है। लेकिन हम इस बात को भूले नहीं कि कई दफा जंग को जीतने के लिए जो हमारी चली आ रही मान्यताएं हैं, उनसे अलग हटकर
हमें गोरिल्ला युद्ध करके जीतना पड़ता है, और वो बल इस मेष राशि के राहु के पास है। तो हमें इसको सही ढंग से अप्लाई करना आना चाहिए, और अगर हम ये अप्लाई करना सीख जाते हैं और ये प्लैनेट इस प्रकार की प्लेसमेंट में हम इनके बल को डिकोड कर लेते हैं, तो जो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं इन कॉम्बिनेशंस को लेकर, उनका हम भला कर सकते हैं। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी पढ़ी जाती है अपने बल को रियलाइज करने की। कई लोगों ने ऐसे कमेंट किए कि सर आप अपनी वीडियो में गलत नहीं बोलते हैं, आपको गलत बोलना चाहिए। अब मतलब आप मुझसे क्या चाहते हैं? गलत बोलूं मतलब क्या? जब कोई गलत स्वरूप ब्रह्मांड में वास्तव में कोई गलत नहीं माना जा सकता है, जो दैत्य है उसको भी गलत कैसे माना जा सकता है? वो देखिए, मैं आप ये नहीं कह रहा मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं, लेकिन मैं जितने ग्रंथों का अध्ययन किया मुझे यही बात समझ में आई है कि असत्य का निर्धारण तभी हो सकता है जब सत्य है, या सत्य का निर्धारण तभी हो सकता है जब असत्य है। मतलब उसकी एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है ना, तो हम कैसे कहते बुरा है वो? तुलना करेंगे। अगर मान लीजिए बृहस्पति होता ही नहीं, खाली एक ही पाप ही होता, तो हम पाप को क्या मानते? हम उसको बुरा थोड़ी मानते, पाप ही एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए पाप का इंपॉर्टेंस क्या है? हम पुण्य की तुलना कर सकते हैं, पुण्य अच्छा है तो इसलिए पाप इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए हमें बात याद रखनी है कि मैं उस शब्दावली का प्रयोग नहीं कर सकता हूं जो कई व्यूअर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि सर आप बुरा क्यों नहीं बोलते हैं। अरे बुरा कैसे बोला जाए? आपका चार्ट कैसे बुरा हो सकता है? ये मेरा प्रारब्ध है, मैंने अर्जित किया, चाहे मैंने पाप अर्जित किया, मैंने पुण्य अर्जित किया, लेकिन मैं स्वीकार करता हूं। ये बोल्डनेस होती है कि सर मैंने स्वीकार करता हूं कि मेरे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन कमजोर हैं मैं, लेकिन भाई देखिए, ये कहना वाकई कई दफा जीवन में कोई ऐसे दुखद कॉम्बिनेशंस होते हैं कि हमें वो शरीर में कुछ समस्या है लेना पड़ता है। अब कई लोग कह रहे होंगे सर आपके शरीर में समस्या नहीं है इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, संसार में जो आया वो निर्दोष है ही नहीं, कोई ना कोई समस्या है, तभी तो संसार में है। उसके बावजूद भी हम एक्सेप्ट करते हैं कि हे ईश्वर परमपिता परमात्मा आपने दिया है, अब आपने जैसा दिया हम उसको चलाएंगे। नहीं तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या बोलना चाहिए कि नहीं आप तो बड़े ज्यादा दुर्भाग्यशाली हैं, आपका ये कॉम्बिनेशन है, आपका 6th हाउस खराब है। नहीं, ये तरीका सही नहीं हो सकता कभी भी। चाहे कितने ही बड़े आप ज्योतिषी के साथ बातचीत करें, गुरुओं से सलाह लें, वो बोलेंगे भैया ये एकदम गलत तरीका है, जीवन आपका नरक बन जाएगा। ये कहां आपने कौन सी फिलॉसफी, कौन से दर्शन शास्त्र में पढ़ लिया? हम उस पार्ट को भी अपना बल मान रहे हैं। हम छठे भाव के चंद्रमा को, अष्टम भाव के चंद्रमा को कहां इस्तेमाल करते हैं? हम छठे भाव के चंद्रमा को मेडिकल में लगा सकते हैं, अष्टम भाव के चंद्रमा को भी हायर डीप रिसर्च में लगा सकते हैं, माइनिंग में लगा सकते हैं। और कई लोगों ने ये तय कर दिया है कि भैया ये तो गलत ही होता है। अब अगर ये तय करके बैठे हैं कि गलत ही होता है तो फिर भगवान भला कर इनका, मैं कौन होता हूं इनको बताने वाला। इसलिए ध्यान रखना, 6 में भी, 8 में भी, 12 में भी चंद्रमा बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। ठीक हो गया? अरे सारे ही लोग अगर अपने घर के ही काम में लगे रहेंगे तो जो टफ काम है उनको कौन करेगा, उनमें मन कौन लगाएगा, वहां चंद्रमा किसका जाएगा? भाई हमें इस प्रकार के वीर योद्धाओं का जो मृत्यु से डरते नहीं, जो रिसर्च करना जानते हैं, कोई ऐसा कठिन वैनम टेस्ट है, कोई वायरल टेस्ट है, कोई इस प्रकार के डीप रिसर्च करने हैं, अष्टम भाव को झेलना कोई आसान काम नहीं है, या छठे भाव के साथ मन को लगाना। ठीक हो गया? तो इस पार्ट को हमें, जैसे कोई डेथ इंश्योरेंस में लोग हैं उस पार्ट के साथ डील करते हैं, डेथ वाला पार्ट है उस पार्ट के डील करते हैं, तो वो भी तो एक कर्म है। ठीक हो गया? तो इसलिए भागने से कोई बात नहीं बनेगी, एक्सेप्ट करने से ही बात बनेगी। कहते जी हमारा चंद्रमा छठे भाव में है, सिंपली आपका प्रश्न होना चाहिए छठे भाव में है सर, क्या हम क्या करें? क्या करें माने प्रोफेशन की दृष्टि से हम क्या करना चाहिए, हमें रिलीफ मिलेगा। सर चंद्रमा हमारा छठे भाव में हो गया, अब जादू कर दीजिए, इसको पंचम भाव में पहुंचा दीजिए। यही हमें जीने नहीं देता है। मेरा छठे भाव में क्यों चला गया? अरे चला गया, एक्सेप्ट कीजिए आप उसको। छठे में चला गया, 8वें में चला गया, 12वें में चला गया। अरे भैया चला गया, अब तो बस मेरा जीवन नर्क हो गया। अरे एक्सेप्ट करते हैं हम, मेरा भाग्य है, मैंने अपना बनाया है और मैं ही इस चीज को ठीक भी कर सकता हूं, करके रहूंगा, ऐसा हमारा वाक्य होना चाहिए। आप देख लीजिए मेष राशि का राहु, जो पुरानी वीडियो आपने देखा होगा, आपने ये पाया होगा कि जीवन में महादेव रक्षा करते तो प्राण बचते हैं। और अभी ये बोल रहे हैं आज की वीडियो में कि अगर वो व्यक्ति अपना
26-27 वर्ष कठिनता में बिता लेता है तो ये मेष राशि के मंगल पर भारी पड़ जाए। अब आप बता दीजिए ये बुरा है कि अच्छा है? दम होना चाहिए। आइए फील्ड में देखते हैं किसके पास कितना दम है। जो इस बल को बियर करना जानता है वो जयी है, वो राजा है, राजा समान है, राजा के ऊपर है। और जो कन्वेंशनल मेथड हमारा है, जो आज तक कमांडर का रूप किस स्वरूप में रचा गया, वो ये मंगल है। ठीक है, अभी हम कन्वेंशनल मेथड पर डिस्कशन करने नहीं आए हैं। कहीं आप कहें सर मेष राशि का मंगल तो अच्छा ही होता है, हाँ वो मान रहे हैं। अभी हम उसके आगे निकल आए हैं, काफी आगे निकल आए हैं। वो जो एक्सेप्शनल केस है जहां पर एक ऐसा पराक्रम जो आज तक किसी ने सोचा नहीं था, वो करने का मादा मेष राशि का मंगल नहीं रखता, क्योंकि वो प्रोटोकॉल को मानता है, मानक प्रक्रियाओं को मानता है। ये नहीं मानता है। मानता है माने उनको तोड़कर भी नियम या धर्म की स्थापना करवा देगा, लेकिन ये उनको तोड़ने से बचता है। लेकिन बल में ये भी कोई कम नहीं है। तो अगर हम दोनों का वर्सेस कराते हैं तो इस मामले में मैंने जितना अभी तक पढ़ा है, अगर राशि लॉर्ड का बल बहुत अधिक हो जाता है, निश्चित रूप से ये 20 माना जाएगा, ये 19 हो जाएगा। क्योंकि ये मानक प्रक्रियाओं में कई दफा, यानी हमारे जो प्रोटोकॉल हैं, भाई सीधी बात है, प्रोटोकॉल बनाए किसने? प्रजा की रक्षा के लिए कुछ मानक प्रक्रियाएं बनाई गई हैं। वो बनाने वाला कौन है? हम हैं, प्रजा है। लेकिन अगर प्रजा की रक्षा के लिए वो प्रोटोकॉल तोड़ने पड़ते हैं, वो बोलनेस किसके पास है? वो इसके पास है। इसीलिए बोला ना, राजनीति मतलब क्या? राजनीति का जो ब्रेन है वो वैसा होना चाहिए कि हाँ मैं नियम बना सकता हूं और जरूरत पड़ने पर उन नियमों में बदलाव भी कर सकता हूं। ठीक हो गया? तो ये एक अधिकारी तक सीमित नहीं है कि हमने कोई रक्षा अधिकारी तक बना दिया, नहीं, ये उसके ऊपर भी जा सकता है। इसलिए इसको हम ज्यादा बली मानते हैं। बाकी अपना अपना विचार होता है। आपको ये प्रयास हमारा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के हम आप लोगों के सामने वीडियो सीरीज रखते रहें, आगे भी रखते रहेंगे। और बाकी हमारा भगवत गीता का भी सीरीज पैरेलली चल रहा है और उसको भी आप देख सकते हैं। वो हमारा चैनल सनत वाजपेयी, उस पर भी आप इसको हम दोनों पे ही शेयर कर रहे हैं। सनत वाजपेयी प्लेलिस्ट भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, या श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष पर भी भगवत गीता कोई देख रहा है सिलसिलेवार ढंग से, तो वो भी हमने श्लोक रूप में लगा रखा है। श्लोक का अर्थ अभी तक हमने प्रथम अध्याय पूरा किया है और हमारी तो यही प्रयास रहेगा कि 700 के 700 श्लोकों का अर्थ आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि ज्योतिष का जो सर्वोत्तम ग्रंथ है वो भगवत गीता है, सुप्रीम ग्रंथ है। जो धर्म अर्थ काम मोक्ष या सत्व रज तमस का सही निर्धारण नहीं कर सकता, वो ज्योतिष क्या पढ़ेगा? ठीक हो गया? वो उसके लिए कोई फलित का कोई महत्व नहीं है। उसके लिए किसी भी ज्योतिषी से कंसल्टेशन लेने का भी कोई महत्व नहीं है, जो ये जानता ही नहीं कि रज तम और सत्व में अंतर क्या है। तो इसलिए एक बार भगवत गीता पढ़ें, उसके बाद ज्योतिष का अध्ययन करें, तो आप तृप्त होंगे, नहीं तो अतृप्तता बढ़ने लग जाएगी। तो उसके लिए आप हमारा भगवत गीता प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं पैरेलली। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।